नमस्कार। लाइब्रेरी साइंस के एक और नए सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लाइब्रेरी साइंस के प्रथम अध्याय में भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में ग्रंथालय एवं समाज के 155 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम ग्रंथालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से हम कुल 220 प्रश्न कवर करेंगे, जो कि 50-50 प्रश्न की 4 वीडियो में होंगे। दोस्तों, ग्रंथालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में जो ज्यादातर प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाने हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार हम परीक्षा से पहले लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस के अलावा देश दुनिया साइंस डिस्कवरी से जुड़ी हर प्रकार की नॉलेजेबल अपडेट्स मिलती रहती हैं। लाइब्रेरी साइंस के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप चैनल के होम पेज पर जाकर लाइब्रेरी साइंस की सभी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया के कैलिमैक्स द्वारा ग्रंथालय में पिनकाज का व्यवस्थापन किस आधार पर किया जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आकार के आधार पर। यानी अलेक्जेंड्रिया के कैलिमैक्स द्वारा ग्रंथालय में जो पिनकाज का व्यवस्थापन किया जाता था वो आकार के आधार पर किया जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आकार रंग आदि के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो आकार रंग आदि के आधार पर जो वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है उसे कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कृत्रिम वर्गीकरण। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आपकी जो सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड, राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो आगे परीक्षाएं होने वाली है, तो उनके लिए जो ये प्रश्न है बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप इन प्रश्नों को पढ़िए। और वैसे भी जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के जो ये दो टॉपिक हैं, ये तो लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, निधानी पर ग्रंथ व्यवस्थापन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषय अनुसार। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, विषय अनुसार। निधानी पर ग्रंथ व्यवस्थापन की जो सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है वो विषय अनुसार है, यानी सब्जेक्ट वाइज है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रंथों को फलकों पर व्यवस्थित करना अथवा उनका विवरण इस विधि से देना कि अध्ययन करने वाले के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो। वर्गीकरण की ये परिभाषा किसकी है? परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, मतलब किस वर्गीकर्ता या वर्गाचार्य ने कौन सी परिभाषा दी है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से इनको, आगे भी ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, तो ये आपने बहुत ही इनको ध्यान से पढ़ना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर। डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर ने ये परिभाषा दी थी कि ग्रंथों को फलकों पर व्यवस्थित करना और उनका विवरण इस विधि से देना कि अध्ययन करने वालों के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो। ये परिभाषा जो है डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर की है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, समान वस्तुओं को एक साथ संग्रहित करना अथवा अधिक विस्तार में समानता और असमानता के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। ये किसने परिभाषित किया था, अर्थात ये किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मार्गरेट मान ने ये परिभाषा दी थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोबारा से आप वीडियो पॉज करके प्रश्न को दोबारा से पढ़िए, फिर आंसर देखिए, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से एक बार फिर इनको रिपीट करिएगा, बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रंथालय वर्गीकरण किसी ग्रंथ के विशिष्ट विषय के नाम को कर्मसूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। ये किसने परिभाषित किया था? परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कौन सी परिभाषा दी थी, तो ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की ये परिभाषा है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है,
ज्ञान का वह भाग जिसका विस्तार एवं विषय वस्तु का क्षेत्र गहराई ग्रंथ में दर्शित विचारों के समान हो को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विशिष्ट विषय। विशिष्ट विषय जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कार्य की 3 धरातल, वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल और अंकन धरातल किसने चिन्हित किए हैं। कार्य के जो 3 धरातल हैं, वैचारिक धरातल है, शाब्दिक धरातल है और अंकन धरातल है, ये किसने चिन्हित किए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कार्य के 3 धरातल जो हैं, शाब्दिक धरातल, अंकन धरातल और वैचारिक धरातल को चिन्हित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ है। ग्रंथालित्व की आधारशिला वर्गीकरण है। देखिए, ग्रंथालय की आधारशिला क्या है, ग्रंथ है, और ग्रंथालित्व की आधारशिला वर्गीकरण है, ये कथन किसका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, W.C. बर्विक-शेयर्स। W.C. बर्विक-शेयर ने बताया कि ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ है और ग्रंथालित्व की आधारशिला वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ है, यानी प्रयोग के लिए उनकी जो है व्यवस्था की गई है, तथा प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का उद्देश्य है, ये कथन किसका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, E.C. रिचर्डसन। E.C. रिचर्डसन कहते हैं कि ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोग के लिए की जाती है और प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का जो है एकमात्र उद्देश्य है। तो ये कहा है E.C. रिचर्डसन ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, हेनरी बिल्स के अनुसार ग्रंथालय वर्गीकरण संबंधित विषयों को पास में लाने में सहायता करता है को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कर्मबद्धता। कर्मबद्धता कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रंथालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो व्याकरणाचार्य कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, W.C. बर्विक-शेयर को ग्रंथालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो व्याकरणाचार्य है उनको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रंथालय वर्गीकरण को तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाला प्रथम वर्गाचार्य कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, E.C. रिचर्डसन। E.C. रिचर्डसन ग्रंथालय वर्गीकरण को तर्क संगत सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाले जो थे प्रथम वर्गाचार्य थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन पद की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, लैटिन भाषा के शब्द से। प्रश्न नंबर 15 है, वर्गीकरण पद्धति के निर्माता को क्या कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति के निर्माता को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी आपका सही हो जाएगा, क्लासिफिकेशनिस्ट। क्लासिफिकेशनिस्ट कहा जाता है वर्गीकरण पद्धति का जो निर्माता होता है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, क्लासिफायर। क्लासिफायर शब्द जो है किसे कहते हैं। क्लासिफायर किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, ग्रंथ को वर्गीकृत जो करता है, ग्रंथ को वर्गीकृत करने वाले को क्या कहा जाता है, क्लासिफायर कहा जाता है। यानी ग्रंथ का जो वर्गीकरण करता है ग्रंथ का, तो उसे क्लासिफायर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वर्गाचार्य नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया जाता है, वर्गाचार्य,
या व्याकरणाचार्य, इस प्रकार से भी दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन व्याकरणाचार्य है, कौन वर्गाचार्य है, कौन क्लासिफिकेशनिस्ट है, कौन क्लासिफिकेशन, इस प्रकार से। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, फ्रीमोंट राइडर है, W.C. बर्विक-शेयर है और C.A. कटर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, W.C. बर्विक-शेयर। तो W.C. बर्विक-शेयर हैं जो ये वर्गाचार्य नहीं हैं, जबकि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, फ्रीमोंट राइडर, C.A. कटर, ये जो तीनों हैं ये वर्गाचार्य हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर 2 लिखा है, 2। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा आपका आंसर, एरिक डी ग्रोलियर। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक की जो रचना की है तो वो की है एरिक डी ग्रोलियर ने, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक जो है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की है W.C. बर्विक-शेयर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। W.C. बर्विक-शेयर ने लिखी है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक जो पुस्तक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, R.S. पारखी। R.S. पारखी ने लिखी है डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव नामक जो पुस्तक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण का निम्नलिखित में से वैकल्पिक पद कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षात्मक वर्गीकरण। पक्षात्मक वर्गीकरण जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, परिगणनात्मक पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो परिगणनात्मक पद्धति जो है निम्न में कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पूर्व निर्मित वर्गांक वाली जो वर्गीकरण पद्धति होती है उसे ही परिगणनात्मक पद्धति कहा जाता है। पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति को परिगणनात्मक पद्धति कहा जाता है। दोबारा से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें आपको पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल ऊपर से जा रही होंगी आपके। तो दोबारा से मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, कि आपको थोड़ा रूटीन में आए और चीजें आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहो। मैं तो कहूँगा बीच में वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और वीडियो को भी 1-2 बार आप दोबारा से रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको याद कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा 1-2 बार आप इनको रूटीन में लाएंगे तो बहुत ही ये मज़े से आप इनको याद कर पाएंगे। तो थोड़ा रूटीन रखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा दोबारा, तो बहुत अच्छे से आपको ये सभी याद हो जाने वाली हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से ग्रंथालय वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली पूर्णतः परिगणनात्मक है। ये जो प्रश्न है जो है पद्धतियों से संबंधित, कौन सी पद्धति है या कौन सी पद्धति का निर्माता कौन है, तो ये पद्धतियों से संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है जो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं लाइब्रेरी साइंस में, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो पद्धतियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत ही आप उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो इनमें से ग्रंथालय वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली पूर्णतः परिगणनात्मक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो पद्धति है ये पूर्णतः परिगणनात्मक जो पद्धति है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, कोलन वर्गीकरण संस्करण 7,
कोलन वर्गीकरण संस्करण 7 निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मुक्त पक्षात्मक पद्धति। मुक्त पक्षात्मक पद्धति, पद्धतियों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो मुक्त पक्षात्मक पद्धति है, परिगणनात्मक पद्धति है, लगभग पक्षात्मक पद्धति है, अनम्य पक्षात्मक पद्धति है। इन पद्धतियों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत दोबारा से रिपीट करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे जो लेवल के हैं प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति किस प्रजाति की पद्धति है? यहाँ पर भी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, पद्धति आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पद्धति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विशुद्ध परिगणनात्मक पद्धति। राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति जो है किस प्रकार की पद्धति है, किसी या प्रजाति की पद्धति है, तो ये विशुद्ध परिगणनात्मक जो प्रजाति है उसकी जो ये पद्धति है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, फॉर्मंट राइडर। फॉर्मंट राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति के जो प्रवर्तक हैं कौन है? फॉर्मंट राइडर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 50 ही प्रश्न इसलिए रखे हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से पिछला जो हमने अध्याय पढ़ा था ग्रंथालय एवं समाज, वो थोड़ा इजी था और ये थोड़ा सा उससे जो है इसका लेवल थोड़ा एडवांस है। तो 50 प्रश्न रखने का यही कारण है। बहुत ज़्यादा प्रश्न रखेंगे, वैसे 110 प्रश्न भी रख सकते थे क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 220-25 प्रश्न है। तो मैं पहले सोच रहा था कि 110 की 2 वीडियो बनाते हैं, तो 110 प्रश्नों की भी बहुत ज़्यादा थोड़ी हो जाती, 1 घंटे के लगभग वीडियो बन जाती, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती, याद रखने में भी थोड़ी मुश्किल। 50 प्रश्न इसलिए रखे हैं ताकि आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, तो 1-2 बार इसको रिपीट करिए अच्छे से, तो ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से आपको याद हो जाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यूडीसी किस प्रजाति की वर्गीकरण पद्धति है? तो यूडीसी जो है ये लगभग पक्षात्मक जो वर्गीकरण प्रजाति है उसकी ये पद्धति है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यूडीसी जो लगभग पक्षात्मक प्रजाति की जो वर्गीकरण पद्धति है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, ड्यूई दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का 19वां संस्करण इनमें से किस प्रजाति की वर्गीकरण प्रणाली है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लगभग परिगणनात्मक प्रणाली। ड्यूई दशमलव वर्गीकरण प्रणाली जो है जिसका जो 19वां संस्करण है वो लगभग परिगणनात्मक प्रणाली की वर्गीकरण प्रजाति की प्रणाली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण निम्नलिखित में से किस प्रजाति की वर्गीकरण प्रणाली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लगभग पक्षात्मक। कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6वां संस्करण है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण प्रणाली की प्रजाति की प्रणाली है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, वर्गीकरण के संबंध में वर्ष 1876 का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मेलविल ड्यूई से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, C.A. कटर अपनी अमूल्य देन सूची रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग नामक जो पुस्तक है वो C.A. कटर ने लिखी है। उन्होंने एक वर्गीकरण पद्धति का भी निर्माण किया है, उस पद्धति का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस पद्धति का नाम है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। C.A. कटर द्वारा इस पद्धति का जो निर्माण किया गया है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, पॉल ऑटलेट एवं हेनरी ला फॉन्टेन के प्रयत्नों से प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति का
नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। शॉर्ट में इसको यूडीसी लिखते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो पद्धति है इसकी रचना की है पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने। इनके प्रयत्नों से इस जो पद्धति का है निर्माण हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसी समिष्ट निकाय ने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो निकाय है वो वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादन किसी समिष्ट निकाय ने किया है। तो डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है आपका जो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग निम्नलिखित में से क्या है? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है ये क्या है? एक वर्गीकरण प्रणाली है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये ब्रॉड सिस्टम जो है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये क्या है? एक वर्गीकरण प्रणाली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है। प्रश्न नंबर 38 है, 38, FID यानी फिड द्वारा प्रकाशित नवीनतम सामान्य वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, BAO। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका BAO। प्रश्न नंबर 39 है, वर्गीकरण शोध समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्गीकरण शोध समूह का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, लंदन में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पद का निर्माण किसकी देन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, डॉक्टर SR रंगनाथन। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पद की जो का निर्माण किया था वो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि द्वारा मूल विषय का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विखंडन। विखंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मिश्रित विषय निर्माण की विधि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्तरण जो विधि है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तरण जो विधि है ये मिश्रित विषय निर्माण की विधि है। तो ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, शुद्ध विषय निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आसवन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, सम्मिश्र विषय निम्नलिखित में से किस निर्माण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो सम्मिश्र विषय जो हैं वो शिथिल समुच्चय द्वारा तैयार किए जाते हैं। शिथिल समुच्चय की जो निर्माण विधि है उसके द्वारा सम्मिश्र विषय जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, समूहन नामक विषय निर्माण की विधि का पुराना नाम क्या है? तो समूहन नामक विषय निर्माण विधि का जो पुराना नाम है वो विषय मंडल है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, विषय मंडल। प्रश्न नंबर 46 है, विषय निर्माण की स्तरण विधि द्वारा किस प्रकार के विषय निर्मित होते हैं? तो स्तरण विधि द्वारा जो विषय तैयार किए जाते हैं, जो निर्माण किए जाते हैं वो मिश्रित विषय होते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तरण विधि द्वारा किस प्रकार के विषय तैयार किए जाते हैं? तो मिश्रित विषय तैयार किए जाते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 47, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट्स का निर्माण विषय जगत की किस निर्माण विधि द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विखंडन निर्माण विधि जो है उसके द्वारा प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण या विषय जगत की जो विखंडन विधि है उसके द्वारा किया जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48,
ओशनियोग्राफी नामक विषय किस विषय निर्माण विधि द्वारा निर्मित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ओशनियोग्राफी नामक जो विषय है वो समूहन जो विधि है, समूहन विषय निर्माण की जो समूहन विधि है उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, मास कम्युनिकेशन विषय का निर्माण इनमें से किस विषय निर्माण विधि से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूहन द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधीयाना विषय का निर्माण किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? तो गांधीयाना विषय का जो निर्माण है वो समूहन विषय निर्माण की जो विधि है उसके द्वारा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो अध्याय है उससे हमने 50 प्रश्न पढ़े हैं और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ इससे आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और नोट्स बनाएं और उसके बाद में इसको दोबारा से बहुत अच्छे से रिपीट करें। आगे भी हम और इसकी 3 क्लासें और लेके आने वाले हैं। लगभग जो है 200 सवा 200 प्रश्न हमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो अध्याय है उसके हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको जो है प्रश्न मिलते रहेंगे। पीछे भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। जो ग्रंथालय एवं समाज है उसके हमने 2 भाग किए हैं, तो वो भी आप वीडियो देखें। वो बेसिक जो है लाइब्रेरी साइंस का वहाँ से आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा और वो प्रश्न भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइब्रेरी साइंस का हम पूरा कोर्स करने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की भर्ती होगी उससे पहले हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे लाइब्रेरी साइंस से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसके बाद हम बहुत आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की जो है कोशिश करते हैं और उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी जो है मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।